Morning plus one class. Today's topic is Bohr's model of atom. Firstly, we discussed Thomson model, then Rutherford, and third model was given by the scientist Neil Bohr, and its name is Bohr model of atom. So let's recapitulate the Rutherford models of atom. Now, why there is a need? क्यों हमें बोहर्स मॉडल पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? रदरफोर्ड में से क्या जो थी वो लिमिटेशंस रह गई. तो रदरफोर्ड ने हमें कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है एंड वैसा ही है, सेंटर में देयर इज़ अ न्यूक्लियस. ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि उसके सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ है वो किस तरह का है, क्या फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है. तो अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, कोई भी है, अगर हम भी हैं, जब हम चलते हैं या हम मूव करते हैं, डेफिनेटली रिलीज एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही है ना, जब वो चलेंगे, मूव करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली अगर वो, अब हम ये मान के चलें तो पाथ ही स्पायरल. पाथ कैसा है? स्पायरल है, इस तरह से. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब वो मूव कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, तो उनका पाथ शॉर्ट होता जाएगा. शॉर्ट होता जाएगा तो अल्टीमेटली दे विल प्लंज इनटू द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. ठीक है, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा है, और अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लंज कर गए तो न्यूक्लियस में बर्स्ट. ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है डेफिनेटली, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे डू नॉट प्लंज इनटू द न्यूक्लियस. डेफिनेटली दिस इज अ ड्रॉबैक गिवन बाय द रदरफोर्ड. इसीलिए हमें नेक्स्ट मॉडल जो पढ़ने की ज़रूरत है, इट इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट नील बोहर. इस मॉडल ने क्या कहा कि एक एटम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल हेविली charged body which is present in the nucleus, that is positive charge. ठीक है, and electrons are moving around the nucleus. लेकिन उन्होंने एक हमें वर्ड दिया फिक्स्ड पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड पाथ में ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसने उन फिक्स्ड पाथ को क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया. ठीक है, और जैसे कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है ना, तो इससे सबसे नियरेस्ट जो ऑर्बिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू बोहर, वो उसी में मूव करते रहेंगे विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी. तो उसने ये कहा कि हर ऑर्बिट की अपनी अपनी क्या एक एनर्जी है, और वो कांस्टेंट है. ठीक है, इसी वजह से हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट्स होंगी, दे आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स. ठीक है, और ये ऑर्बिट्स जो हैं, दे आर नोन एज स्टेशनरी लेवल्स, और वी कैन कॉल इट ऑर्बिट ऑल्सो हैविंग फिक्स्ड पाथ. ठीक है, और उसने ये जो फिक्स्ड पाथ थे, ही ऑल्सो यूज अनदर नेम दैट इज़ नोन एज एनर्जी लेवल्स. और उसने इनको नाम दे दी, जो सबसे नियरेस्ट है न्यूक्लियस के, उसने उसको नाम दिया, अल्फाबेटिकल दिया, कैपिटल के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, और जो सबसे फोर्थ शेल है, शेल बोल सकते हैं इसको, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और शेल्स भी कह सकते हैं. फोर्थ वाले को क्या नाम, कैसे सिम्बलाइज किया गया? कैपिटल एन के साथ, और इनकी वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, इनके लिए वैल्यूज़ दी गई. इनके लिए वैल्यू जो थी के लिए स्मॉल एन नंबर है कोई भी, स्मॉल एन के, कैपिटल के लिए जो स्मॉल एन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, कैपिटल एल के लिए जो स्मॉल एल की वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू 2, क्योंकि सेकंड शेल है ना. थर्ड शेल कौन सा? कैपिटल एम है, इसके लिए कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी. उसी तरह से कैपिटल एन के लिए क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी. दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट इक्वल टू द नंबर दैट इज गिवन टू द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे नियरेस्ट नंबर 1, सेकेंड वाले को नंबर 2, थर्ड वाले को 3, और फोर्थ वाले को नंबर 4 दिया गया है. ठीक है, अब उसने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है, दे आर नॉट लूजिंग और गेनिंग द एनर्जी व्हेन दे आर मूविंग इट्स ऑन ऑर्बिट ना. ठीक है, और उसने बहुत इसकी बड़ी जो अचीवमेंट थी, उसने हमें एक फॉर्मूला दिया. ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो था, इसकी वजह से हम हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो दैट वाज गिवन बाय द बोहर, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज बोहर्स फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला जो है विल यूज टू फाइंड आउट द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इन केस ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम. अब जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे रहेगा? के में रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर वो एनर्जी बढ़ जाती है तो मे बी वो कहाँ चला जाए? एल में चला जाए, तो उसकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी. एम में गया तो एनर्जी कुछ और एन में गया तो एनर्जी कुछ और हो जाएगी. एंड वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस. ई एन क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट
एनर्जी लेवल्स, एन क्या है एनर्जी लेवल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर 1 में है तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, अगर सेकंड शेल में है तो E2 आ जाएगा, थर्ड शेल में है तो यहाँ पे E3, इस तरह से, ठीक है। फॉर्मूला जो गिवन था बोहर्ट के द्वारा -2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। पाई की वैल्यू दैट इज 22/7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू n⁻31 kg, ठीक है। और अगर हम इसको ले रहे हैं ग्राम में -28 हो जाएगा। वैसे ही ई जो है इट इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ जब पुट की गई ना यहाँ पे, पाई की वैल्यू भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, प्लैंक्स कांस्टेंट भी, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ये जूल पर एटम पे आई है -21.8 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर। देखो मैंने n की वैल्यू पुट नहीं की है बिकॉज आपको मे बी आ जाए कि इसके सेकंड शेल में निकाल तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे, अगर फर्स्ट शेल में हुआ तो 1 का स्क्वायर करेंगे, थर्ड शेल में हुआ तो 3 का स्क्वायर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शेल है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल, ठीक है, एम शेल है। तो मैंने यहाँ पे n स्क्वायर लिखा हुआ है, हम बाद में इसको पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेल। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चे, पीछे भी मैंने बताया था, दैट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है बेसिकली आपको किलो जूल पर मोल पे है पूछते हैं, तो ये वैल्यू ये वाली बन जाएगी -1312 अपॉन n स्क्वायर, तो चल ही रहा है साथ में किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स पे डिपेंड करती है। अगर k में होगी डिफरेंट होगी, l में होगी तो डिफरेंट होगी, m में और n में। लेकिन कहते हैं कि जो एनर्जी है ना वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अब एट द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ होंगी, यानी कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई भी रूम है, ठीक है ना, हमारे पास अगर आपके पास 3 रूम्स हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 3, 4 हैं तो 4, आपके पास 3.5 रूम्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है होल नंबर्स के लिए। इसी तरह से जो हमारे पास एनर्जीज है ना, देखो ये फॉर्मूला जब पुट करेंगे हमारे पास ना पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो वो उन्हीं रेंज बेशक जो भी हो, लेकिन वो जो एनर्जीज होंगी वो क्वांटाइज्ड होंगी, यानी कि रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज। के के बाद सीधा एनर्जी कहाँ पे आएगी, एल। जो के की एनर्जी है वो कम होगी, डेफिनेटली एल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो सबसे नियरेस्ट है ना न्यूक्लियस के शेल, उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, कम होती है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी हमने फाइंड आउट की, इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स, इट में 1, 2, 3 एंड 4। अब उसने ना इसकी अचीवमेंट एक और भी थी, उसने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड आउट की। अब व्हाट इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ना, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं हीलियम की बात बोलूँ, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, लेकिन मैं He1 पॉजिटिव कहूँ तो 1 पॉजिटिव यानी कि बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। वैसे ही Li2 पॉजिटिव बोलूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लेकिन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव, इसमें क्या आ गया, चार्ज आया ना, यानी कि आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज 3 में से 2 चले गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 ही रह गया, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज होते हैं, हालांकि एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर टू द हाइड्रोजन एटम, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो बोहर ने इन पार्टिकल्स के लिए भी एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें दिया, सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, ठीक है। चाहे तो आप जूल पर एटम में लिखो, चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिखो, चाहे तो किलो जूल पर मोल पे लिखो, ये इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल में किस तरह से आपसे पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जब आप इन स्पीशीज़ के लिए निकालोगे ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो आपने सिर्फ यहाँ पे Z² से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज Z² है, इट इज़ एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 ना, लिथियम के आयन के लिए, लेकिन लिथियम के लिए नहीं निकाल पाओगे आप, ना ही तो हीलियम के लिए निकाल पाओगे, सिर्फ लिथियम आयन के लिए और हीलियम आयन के लिए, बिकॉज लिथियम जब होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 आएंगे, एंड दैट वाज नॉट गिवन बाय द बोहर्स ना, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल,
नॉट ऑटोमॉस, टोटल, ठीक है, जेड स्क्वायर। लिथियम आयन के लिए क्या पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं इन डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स में, ठीक है। और इसकी बहुत 2 अचीवमेंट्स और भी हैं। बोहर ने क्या किया, जो फर्स्ट ऑर्बिट था ना न्यूक्लियस से लेकर उसने रेडियस फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, और इसने उसको डिनोट किया ए नॉट के साथ। ए नॉट क्या चीज़ है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो इस रेडियस का जो वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, और बोहर ने ये फर्स्ट रेडियस निकाला था एंड दिस इज नोन एज बोहर्स रेडियस। और बच्चे जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है इट इज नोन एज बोहर्स फॉर्मूला। ए नॉट क्या है, इट इज अ रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट एंड इट्स नॉन एज बोहर्स रेडियस, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके उसने आगे चल के हमें एक फॉर्मूला दिया कि किस तरह से हम बाकी ऑर्बिट्स का भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में उसने एक काम और किया, बहुत ही अचीवमेंट थी उसकी। उसने जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, उसने उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। और वी नॉट दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल ना, फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये जो फाइंड आउट उसने की थी वो फाइंड आउट की थी हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, ये भी जो उसने रेडियस निकाला था ना, वो कौन से एटम का निकाला था बच्चे, हाइड्रोजन एटम के लिए। और ये भी उसने जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट की फर्स्ट ऑर्बिट में जो लाई करता है, वो किसके लिए फाइंड आउट की, फॉर द हाइड्रोजन एटम। और इसकी वैल्यू ये थी 2.188 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसने ना ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, this is the radius of the first orbit in the hydrogen atom and this is the velocity of the electrons present in the first orbit of the hydrogen atom। इससे उसने बाकी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें भी क्या कंट्रीब्यूशन रही। उसने कहा सिमिलर वे में हम बाकी जो ऑर्बिट्स हैं ना, जैसे एल है, एम है, एन है और आगे बहुत सारे हैं, तो इनका भी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, उसने फॉर्मूला दिया आर एन। एन क्या है, नंबर है, अगर फर्स्ट का तो हमने निकाल लिया, सेकंड का क्या हो जाएगा R2 रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। कैसे करेंगे, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है 52.9 पिकोमीटर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर के साथ। एन स्क्वायर क्या पुट करेंगे, सिमिलरली अगर फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहे हैं आप रेडियस तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर, इस तरह से। और ये जो फॉर्मूला था दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का सेकंड शेल भी तो है, बेशक उसका जो सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, दे आर एम्प्टी, वो एम्प्टी होंगे ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट शेल में लाई कर रहा है, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, सिर्फ देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ना। लेकिन इस तरह से हम बाकी ऑर्बिट्स का भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उनका रेडियस फाइंड आउट करना है बाकी ऑर्बिट्स का, ठीक है, सेकंड थर्ड, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है आर एन। बस इस फॉर्मूले में हमने जेड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जिसमें कि जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम आयन के लिए 2, लिथियम आयन के लिए 3, इस तरह से पुट करेंगे। सिमिलर वे में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी जो हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये यहाँ पे अभी बोहर ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, उनकी वेलोसिटी निकाली उसने, ये वाली। अब कहता है कि मान लो कि हाइड्रोजन एटम में ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, जंप कर गया सेकंड में, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इसकी कुछ और होगी। थर्ड वाले में वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फोर्थ वाले में वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसने वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हमें फॉर्मूला दिया, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड द फॉर्मूला इज V नॉट अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द अदर शेल्स रेदर देन फर्स्ट शेल, ठीक है ना। तो Vn अगर सेकंड शेल में निकालना तो V2 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेकंड शेल पे V2। V नॉट क्या है, ये तो फिक्स्ड है ना वैल्यू, दैट इज इक्वल टू जो वो निकाल चुका है पहले से ही, अपॉन n करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। k के लिए क्या पुट करेंगे, फिर से बोल रही हूँ 1, l के लिए 2, m के लिए 3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला दिया। अब ये फॉर्मूला क्या दिया उसने, फिर यहाँ पे z से हमने मल्टीप्लाई किया ना, सिमिलर वे में से ऊपर किया हमने। तो यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए निकालनी है ना वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालनी, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा V नॉट इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है। इसमें V नॉट मैंने पहले भी बताया, इट इज़ द, ये वैल्यू है इसकी, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के ही सेकंड थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के निकालनी वेलोसिटी, तो फॉर्मूला नंबर दिस। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए निकालना है तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और वैसे रेडियस के साथ भी, दिस इज़ फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। और पीछे हमने एनर्जी के फॉर्म में भी किया, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो 3 फॉर्मूलेस में कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम, एंड फॉर्मूला दिस इज़ यूज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। क्लियर। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है 9th-10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा कि स्ट्रेट वे में कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें इट क्रिएट्स मोमेंटम, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एम मास इनटू वेलोसिटी, ये आप पढ़ चुके हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं सर्कुलर में ना, तो ये भी मोमेंटम क्रिएट करेंगे। दैट मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, पता है आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम में अब हम रिवॉल्व कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो साथ में रेडियस को भी हम इसमें क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि मास वेलोसिटी इनटू आर। और उसने इसको भी फाइंड आउट किया, उसने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, वो भी क्वांटाइज्ड होगा। उनकी जो वैल्यू होगी वो इतनी रहेगी, और डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है उसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती जाएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल में एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/2π। बिकॉज फर्स्ट शेल के लिए n कितना पुट करेंगे हम, n कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड शेल के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, यहाँ पे n कितना आएगा 2h/2h, सो 2h/2π, 2 से 2 कट जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू h/π, ठीक है। इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3h/2π, ठीक है। तो ये भी क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं, यानी कि या तो h/2π, या तो h/π, या तो 3h/2π, इनकी बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस इज अ मेन मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड वैल्यूज, ठीक है। दिस इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो उसने हमें ये भी बताया कि एनर्जी की तरह जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्वांटाइज्ड रहता है, रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज हमें मिलती है, ठीक है। फिर बोहर ने हमें क्या बताया, और देखो उसने कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही स्टेट में घूम रहा है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और वो आपने 9th-10th में K-L-M-N शेल्स तो पढ़े हैं जो मैंने बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी कि हाइड्रोजन के केस में देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द K शेल, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन रहती है सिंपल 1 लिखते हैं हम, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, K-L-M-N ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, पढ़ा आप 9th-10th में। तो K में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, L भी एम्प्टी है, आगे के शेल सारे क्या हैं, एम्प्टी है ना, क्लियर। तो देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द K शेल। जब इलेक्ट्रॉन ना अपनी ही स्टेट, अपनी ही ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो वो घूम रहा है विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इन द नॉर्मल एनर्जी स्टेट, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो उसकी वो जो स्टेट है ना, जब वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, उस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। दैट स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, K शेल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपने ही शेल में घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। दैट वो जो स्टेट है ना इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं हमने एटम को ना हीट किया, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से क्या करेगा, एनर्जी को गेन कर लेगा और वो एक्साइटेड होके जंप कर देगा हायर लेवल में। मे बी वो एल में चला जाए, या वो एम में चला जाए, या तो एन में चला जाए। ऐसे नहीं जाएगा वो, कहाँ कब जाएगा, जब एक्सटर्नली हम उसको बाहर से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी। वो जंप करके कहाँ जा सकता है, एल में भी, एम में भी और एन में भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितने वेवलेंथ, कितनी रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। तो मान लेते हैं उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की अप टू द लेवल ऑफ एम शेल, वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ये जो पहले उसकी स्टेट जो थी दैट इज ग्राउंड स्टेट, अभी इसकी स्टेट जो है ना, दिस स्टेट, इस स्टेट को हम पता क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। जो स्टेट उसने एक्वायर की आफ्टर एब्जॉर्बिंग द अमाउंट ऑफ सम एनर्जी, ठीक है। लेकिन
एनर्जी का रिलेशन जो होता है ना स्टेबिलिटी के साथ, वो होता है इन्वर्सली। अगर कोई भी एलिमेंट के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। वैसे ही इसका हाल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम में जंप किया है, ठीक है, तो ये एक्साइटेड हो गए, दिस स्टेट इज नॉन एज एक्साइटेड स्टेट, लेकिन वहाँ पे वो अनस्टेबल है। तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम वो अपने स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या आने की बाहर में आने की कोशिश करेगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल ना। उसने जल्दबाजी में, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी तो गेन कर ली, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी चाह रहा है, दोबारा से उसने क्या किया, अब ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो इस ऐसा होने से जब इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर लेवल पे, फिर वो वापस आया अपनी स्टेट में, तो पहले उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर उसने क्या किया, एनर्जी को एमिट किया, ठीक है। तो ये जो आपने ये कंसेप्ट थोड़ा सा मैं रिलेट कर रही हूँ आपका स्पेक्ट्रम के साथ। स्पेक्ट्रम भी इसी वजह से बच्चे हमें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेशन होती है ना, जब वो जंप करते हैं फिर वो बैक आते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट करते हैं, और उसी वजह से किसी भी एलिमेंट का हमें क्या दिखता है, स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है। हमने कहा था ना पीछे स्पेक्ट्रम में, हमने कहा कि हमने हीट किया किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोप में कुछ पैटर्न ऑफ लाइंस दिखती हैं। तो पैटर्न ऑफ लाइंस है क्या, दीज आर द एक्साइटेशंस और द जंप्स अकर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। अगर आपसे पूछें कि जब इसने यहाँ पहले वो गया वापस आया तो उसमें एनर्जी चेंज कितना हुआ, तो मान लेते हैं कि के में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी तो कितनी होगी, फर्स्ट शेल है तो कितनी मान ली इसकी एनर्जी, मैंने मान ली E1 है ना, और सेकंड से थर्ड में गया, सेकंड में नहीं गया, थर्ड में गया, तो एनर्जी कितनी मान लेते हैं, E3। तो चेंज ऑफ एनर्जी कितना होगा, चेंज कितना लेते हैं, डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हायर में से लोअर माइनस करेंगे, E3 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द चेंज इन एनर्जी एंड दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। और इसकी बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया गया, और किसके लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, अब हम अचीवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल ना। तो इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कैसे इसने स्टेबल बनाया। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, डेफिनेटली वो उसका फिक्स्ड पाथ है, और इस वजह से वो कभी भी अपना एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा और कभी वो न्यूक्लियस के अंदर प्लंज नहीं करेगा, दैट इज़ वाई इट इज स्टेबल। द एटम कैसा है, स्टेबल है। फिर उसने एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम दोबारा से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि किस तरह से उसने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हीट करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो एक्साइटेड होकर अनस्टेबल बन जाता है, दोबारा से एनर्जी क्या करता है, लूज़ कर देता है। तो ये एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी जो है, ये हम जब स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पैटर्न्स दिखते हैं, लाइंस दिखती हैं, दैट इज़ नॉन एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से उसने हाइड्रोजन का भी क्या एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, ठीक है। He has helped in calculating, it has helped calculating energies of electron in the hydrogen atom and the hydrogen-like species। पीछे हमने किया ना किस तरह से हम हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने सीखा, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए भी हमने फॉर्मूला क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो अभी हम ना जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास अभी सेकंड पॉइंट जो है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार से, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था हाइड्रोजन का भी, हमने कहा था कि जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाता है तो वो भी उसका जो पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास 5 सीरीज़ आती हैं, पढ़ा था ना हमने, वी हैविंग 5 सीरीज़ ऑफ लाइंस, ठीक है। और इन 5 सीरीज़ को हमने अलग अलग रखा है, ठीक है, इनको सेग्रीगेट किया हुआ है, क्योंकि इन 5 सीरीज़ में जो लाइंस का पैटर्न था उनकी वेवलेंथ क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से ये पैटर्न बना होगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और किस तरह से बोहर ने हेल्प की है, बोहर ने कैसे बोला, बिकॉज बोहर ने ही कहा कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वैसे इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक ही है, लेकिन क्या है, हमने हाइड्रोजन गैस लिए हैं, तो हाइड्रोजन गैस में देयर इज़ नॉट ओनली वन हाइड्रोजन, ना बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स अगर हुए यानी कि बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है ना कि अलग अलग तरह की वेवलेंथ की एनर्जीज को अब्जॉर्ब करेंगे और एमिट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू एल, सॉरी 1, यानी कि दिस इज अ के शेल जहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन लाई करता है हाइड्रोजन का, दैट इज ग्राउंड स्टेट ना। अब हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं जो वहाँ पे ऑब्जर्व की गई। पहला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट शेल में, अब इसको हीट किया हमने, तो हीट किया ना, तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि वो एब्जॉर्ब कर ले बहुत ज़्यादा लेवल की एनर्जी, सीधा कहाँ पहुँच जाए, 8th शेल में पहुँच जाए। कहाँ पहुँच गया, सीधा 8th शेल में पहुँच गया। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्साइटेड, और हम कहेंगे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी उसने एक्वायर कर ली। तो दोबारा से उसने क्या किया, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एमिट की, फिर से दोबारा कहाँ पहुँच गया, देखो ये लाइन वही है, दोबारा से मैंने ली हुई, फिर से दोबारा वो कहाँ पहुँच गया, अपनी फर्स्ट स्टेट में, दैट इज ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया, वो पहुँच गया, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जो ये किया है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है ना, ओनली फर्स्ट लाइन में फोकस करो आप। फर्स्ट लाइन जो है इट इज शोइंग द ट्रांजिशन और द एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ सम पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट इज़ डन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है कि मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी जो गेन की है वो इतनी की है कि वो 8th शेल पे ना जाके कहाँ पे चला जाए, सिर्फ 7 तक ही गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब फोकस करेंगे सेकेंड लाइन में। ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया और कहाँ पहुँच गया, n इक्वल टू 7, यानी कि 7th शेल में पहुँच गया। अब यहाँ पे भी अनस्टेबल है, दोबारा से कहाँ पहुँच गया अपने वो ग्राउंड स्टेट में। फिर पॉसिबिलिटी है कि वो 7th में ना इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब ना करे ना। अब देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिफरेंट लेवल की एनर्जीज को अब्जॉर्ब तो करेंगे। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या किया, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की ओनली कहाँ तक, 6th लेवल तक। उसके बाद इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इट बिकम्स एक्साइटेड, इट बिकम्स अनस्टेबल, दोबारा से कहाँ आ गया, अपने ग्राउंड स्टेट में। फिर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, हाइड्रोजन के हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के। एक देखो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसने भी एनर्जी अब्जॉर्ब की जब इसको हीट किया, लेकिन इसने कितनी